Um, Hello everyone. I am Rajal and I am from team Arohan Bits Pilani. We are so sorry वो live stream नहीं हो पाया, but I hope ये recorded आपको version फिर भी पहुंच जाएगा. What is Arohan? Arohan is basically a national level Olympiad जो हम conduct कराते हैं for students of classes 9 to 12th. And so this is a science related paper, but मेरा favorite चीज़ about this paper is that it has nothing. इसके लिए आपको कुछ prior preparation करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुमको you don't have to memorize a lot of facts for it. This is only going to test your thinking and reasoning abilities. So everything that you need to know about the paper is in the paper itself. So what will the student get out of it? So ये दो rounds में examination होता है. First round is just a written pen and paper round. So people who qualify that get a chance to come to BITS Pilani for round 2 during our technical fest apogee. And यहाँ पे you get you get to witness a lot of talks and बहुत सारे events आपके लिए हम conduct कराते हैं. And in general आप campus life एक बार experience कर सकते हैं before actually stepping into college itself. This year हमने एक नया initiative start किया है, Road to Arohan, जहाँ पे we invite speakers from educational fields, and we host talks ताकि students को maximum benefit हो सके. So more details on Arohan is in the end of the video, जहाँ पे I'll show you how to register and I'll tell you the fee details and everything. But today, as a part of Road to Arohan, we have with us Nitin Sachin sir. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Rajul, and thank you, Team Arohan, for inviting me. Yes, sir. Sir, कैसे हो आप? दिन कैसा गया आपका? मैं काफी बढ़िया हूँ और दिन मेरा नॉर्मल रूटीन जो रहता है वो क्लासेस या फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रहता है. ज्यादातर टाइम फिजिक्स से रिलेटेड चीजें होती है मेरी लाइफ में, तो ये दिन भी वैसा ही था. Just out of curiosity, sir, कितने साल हो गए आपको टीचिंग करते हैं? मेरे को ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं प्रोफेशनल टीचिंग जो कोचिंग्स में करते हुए हो गया लगभग 15 साल हो चुके हैं. और उससे पहले भी हम लोग जैसे कॉलेज में थे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो जो लोकल कोचिंग्स होती हैं कभी जाके वहां पढ़ा दिया और टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी. नॉर्मली कॉलेज टाइम में ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, तो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम एंड उधर से ही थोड़ा टीचिंग की तरफ मन होने लगा था. सर 15 साल is quite a lot of years, sir. तो मेरे को I have to ask, आपका motivation क्या है to continue teaching every single day? हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो मैं मतलब अपने साथी टीचर्स को भी बताता हूँ, बच्चों को भी बताता हूँ. तो इतने साल के बाद भी ऐसी क्या चीज होती है जो आपको टीचर बने रहने पे मतलब और मोटिवेट करती है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है जिस तरह की टीचिंग हम लोग करते हैं, हमें कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ाने को मिलते हैं, है ना, दे आर क्रीम ऑफ इंडिया. उनमें से कुछ आपके कॉलेज आते हैं, कुछ आईआईटीज में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जिस तरह के डिस्कशंस होते हैं हमारे, तो हमारे लिए वो हर एक नया साल जो होता है दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट ईयर. तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बोरिंग सा हो. तो टीचिंग काफी एंजॉयबल प्रोफेशन है. मतलब hats off. And एक सेकंड मेरे को मतलब I have to take a moment here and appreciate कि आपने इतना effort डाला है students के लिए. एंड स्पेशली मैं सब बच्चों को बताना चाहती हूँ कि सर इतने डेडिकेटेड है. सुबह के 2:30 तक ही हैज हेल्प्ड अस टॉक आउट द डिटेल्स फॉर दिस टॉक टू मेक श्योर कि बच्चों को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो सके. तो सर सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू. आप प्लीज थोड़ा और बताएंगे कि व्हेन डिड यू नो कि टीचिंग इज योर पैशन, कि मतलब यही करना है आपको? मैं बताता हूँ मेरी जर्नी कैसी स्टार्ट रही. तो कॉलेज सेकेंड ईयर में आई एम फ्रॉम आईआईटी मद्रास, तो वहीं पे इस तरह की चीजें हुई कि कुछ बच्चे जो थे वो लोकल कोचिंग्स पे पढ़ाने के लिए जाते थे. तो फिर पता लगा कि वहां से मतलब हमको मतलब जो मेन ड्राइविंग फैक्टर था दैट वाज द मनी, कि पॉकेट मनी हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगी, थोड़ा हम मस्ती करेंगे. एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड इन
द लोकल कोचिंग, एंड वहां पे हमको 8th 9th के बच्चों को पढ़ाने को उन्होंने दिया था, मतलब क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, एंड वी वर आल्सो लाइक कि चिल रहेगा, 8 9 10 के बच्चों को पढ़ाना रहेगा, है ना, जेई के लिए नहीं पढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने लगभग 2 3 साल ब्रेक में कभी सैटरडे चले गए कभी, और बेस्ट पार्ट ये था कि मतलब आप जब भी पढ़ाना चाहते हो आप जा सकते थे उनके पास। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर फाइनल ईयर में जो कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, तो मुझे मतलब जो कंपनीज आई थी उसमें एक एसआर एनर्जी करके हुआ करती थी उस समय। सो द पोस्टिंग वाज सपोज टू बी इन मुंबई। तो मैं खुश था कि ठीक है, चेन्नई से मुंबई जाएंगे, एंड दैट वाज ओके। फिर व्हेन फाइनली जब ऑफर लेटर आता है, तो दैट पोस्ट वाज चेंज कि यू हैव टू गो टू गुजरात हजीरा, एंड वहां पे प्लेसमेंट मिले थे, मतलब फिक्स नहीं था, बट इट वाज कि मोस्ट लाइकली ज्यादातर लोगों को मुंबई मिलेगा। बट फाइनली जो था कि मेरी किस्मत गुजरात हजीरा में लिखी जाने वाली थी। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे कुछ और देखना है, मैं जाना नहीं चाह रहा था वहां पे। फिर उसी समय फिजी का एक मतलब वॉक इन इंटरव्यू टाइप का था। तो मैं फिर वहां गया, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मैथ्स पढ़ानी है, मुझे फिजिक्स पढ़ानी है। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, चलिए फिजिक्स लेते हैं, थोड़ी ज्यादा मेरे दिल के करीब थी फिजिक्स, और मैथ्स भी वैसा ही है, बट मैथ्स में उतना शायद कंफर्ट मुझे नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की वजह से, जैसे प्रोबेबिलिटी है कम आती थी। फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जहां पे मुझे दिक्कत होती हो। तो आई चोज फिजिक्स। और फिर मैं फिजी चेन्नई में मैंने लगभग 6 साल काम किया। उसके बाद मैं हैदराबाद आ गया था 2014 में, और तब से फिर मैं इधर ही हूँ नारायणा के साथ, और प्रेजेंटली आई एम विद अनअकैडमी। तो अनअकैडमी आने के बाद लाइफ में काफी चेंजेस आए, बिकॉज अर्लियर हम लोग जो थे, वी वर टीचिंग वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक जो लोकल कोचिंग्स के जो भी टॉपर्स होते थे उनको। बट इन अनअकैडमी और इन जनरल यू कैन से व्हेन आई जॉइन यूट्यूब, चीजें इस तरह से रही कि मुझे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से मेरा कांटेक्ट रहा, और कहीं ना कहीं दैट वाज वेरी वेरी गुड। एंड लास्ट ईयर रफली कुछ 56,000 स्टूडेंट्स were connected to me through YouTube and Unacademy mainly. So that was a very big number, कहाँ हम लोग 100 बच्चों पे फोकस करते थे, and here the dimensions were completely different. तो वो एक अच्छी चीज थी ओवरऑल। और अभी मतलब मैं एंजॉय करता हूँ आज भी टीचिंग करना, है ना। देखिए होता क्या है कि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एल्स, तो आपका मूड अच्छा होता है, खराब होता है, बहुत तरह तरह की चीजें होती है जो नॉर्मली हर एक की लाइफ में होता है। बट मेरे साथ क्या है, एक बार जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरा मूड अच्छा ही हो जाता है उस समय, एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि इतने साल बाद अभी भी पढ़ा रहा हूँ, एंड फ्यू मोर इयर्स कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद में भी फिर एक एक्टिव टीचिंग से मैं ब्रेक लूंगा। सर मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। आई एम होपिंग कि ऐसे 15-20 साल बाद मेरे को भी मेरे जॉब से इतना ही प्यार होगा। दैट्स द ड्रीम। बट सर मेरे को एक तो ये तो पर्सनल मेरा क्वेश्चन ही है सर, फिजिक्स से प्यार कैसे हुआ? बिकॉज फिजिक्स से मैंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे जेई टाइम से। अच्छा, फिजिक्स से प्यार होने का रीजन कहीं ना कहीं आपके जो टीचर्स होते हैं, मैं तो उन्हीं को ब्लेम देता हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नॉर्मली बच्चों को प्यार हो जाता है इस सब्जेक्ट से, और जो जितना ज्यादा फिजिक्स को टाइम देने लगता है तो इट बिकम्स एन एडिक्शन। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये जर्नी जो थी फिजिक्स से रिलेटेड, मुझे 11th क्लास में ही बड़ा अच्छा लगने लगा था, एंड इट वाज मे बी मैं जिस तरह के टीचर्स मुझे मिले स्कूल में, या फिर हम लोग ट्यूशन भी पढ़ते थे, है ना, ट्यूशन में तो दोनों ही बहुत अच्छे थे, और कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से मेरा थोड़ा सा लगाव बढ़ा। उसके बाद जब मैं जेई कोचिंग के लिए गया, तो मुझे आई वाज फॉर्चुनेट कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर जो थे, उनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला। ही इज फ्रॉम कानपुर, मिस्टर रनीश श्रीवास्तव, मैं उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा। एंड उनको देख के कहीं ना कहीं टीचर बनने का भी वो था, जिस तरह की उन लोगों की लाइफस्टाइल थी, जिस तरह का वो लोग नेम फेम मनी एवरीथिंग वाज देयर विद देम, एंड कहीं ना कहीं वहां से एक पहला स्पार्क था जो कोचिंग की तरफ खींच रहा था। तब इट वाज नॉट डिसाइडेड,
कि टीचिंग ही करनी है, बट कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट था या फ्लैश पॉइंट आप कह सकते हो। एंड उसके बाद फिजिक्स चलती रही, और जेई होने के बाद मैं जब कैंपस आया तो आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वहां पे भी कहीं ना कहीं चीजें फिजिक्स से रिलेटेड ही चल रही थी, वेदर इट इज थर्मो पार्ट है या दूसरे जो रहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह, तो कहीं ना कहीं चीजें उसी से रिलेटेड, उसी के आसपास घूमती रही। फिर मैंने मेरा जो इंटर्नशिप किए या प्रोजेक्ट्स किए जो रहते हैं आपके कॉलेज में, तो ये सब चीजें थी। हालांकि जेई टीचिंग का मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इधर ही जाना पड़ेगा किसी टाइम पे। एंड हाँ, फिर ऐसे टाइम निकलता गया, और फाइनली मतलब एक बार मुझे याद है, मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग प्लान कर रहे थे, एंड दैट वाज आई थिंक थर्ड ईयर था हमारा, कि चलो यार बाहर निकल के कोचिंग खोली जाएगी, है ना, दैट वाज द प्लान। फिर सबकी जॉब लग गई, तो हम लोग अपना अलग अलग डायरेक्शंस में जाने के लिए सोचने लगे। एंड मुझे जो जॉब लगी थी मुझे उधर जाना नहीं था, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड इन कोचिंग फील्ड। फाइनली केवल मैं था अपने बैच में जो कोचिंग्स में आया था। कुछ एक लोग बाद में मुझे देख के आए थे, मेरे जूनियर्स काफी आए वैसे, उनको उनको लगा कि ये फील्ड बहुत ही अच्छा फील्ड है, बट अच्छा है, आई विल से ये अच्छा तो है लाइक अदर फील्ड्स, बट ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, स्पेशली आपके इनिशियल ईयर्स में। नहीं तो बाकी जैसे बाकी फील्ड्स होते हैं वैसा ही है, स्ट्रगल हर जगह होती है। तो ये थी पूरी कहानी। सर, तो आई एम प्रिटी श्योर अभी भी मतलब जो बच्चे देख रहे होंगे अभी उनके मन में भी चल रहा होगा कि जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या स्ट्रीम चूज करनी है, क्या ब्रांच चूज करनी है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? अभी जैसे जेई एडवांस का रिजल्ट आया, और बच्चे कहीं ना कहीं ये काउंसलिंग कौन सा कॉलेज चूज करें, कहाँ जाएं, और इस तरह के उनकी काफी मतलब दिक्कतें थी उनको भी कि क्या चूज करें, है ना। बहुत सारे जैसे बच्चे थे वो शायद कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत पर्टिकुलर थे कि हमें कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो आई थिंक मेनी ऑफ देम विल बी लैंडिंग अप इन बिट्स पिलानी, क्योंकि शायद उनको मैकेनिकल सिविल या इस तरह की ब्रांचेस वहां मिल रही थी, एंड दे डिसाइडेड कि नहीं, कि कहीं ना कहीं एक जो सीएस है एज ए ब्रांच, उसका क्रेज अलग है, एंड द अपॉर्चुनिटी इट विल गिव, दे आर आल्सो वेरी वेरी सुपीरियर कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। तो मेरा जो मानना था मतलब कहीं ना कहीं मैं भी एक टाइम पे इसी चीज से स्ट्रगल कर रहा था, जब मेरी रैंक आई और कहाँ जाना है। तो मेरे दिमाग में जो ये था कि मुझे बेस्ट कॉलेज में बेस्ट पॉसिबल ब्रांच के लिए जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं आइडिया ये था कि मैं जैसे बहुत सारे इस साल के बच्चों को भी ये दिक्कतें रही हैं कि सर हम गुवाहाटी जाएं या मद्रास जाएं या फिर बॉम्बे लें, इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं। तो मेरा अपना यही मानना है कि आपको थोड़ा सा ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, स्पेशली इफ देयर इज अ ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दे आर वेरी सुपीरियर ब्रांचेस। उसके बाद आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में उनके ऑप्शंस देखने चाहिए बच्चों को। और ये है मेरा सजेशन। अगेन इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो एक रफ आइडिया यही है कि पहले आप थोड़ा सा ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिए, और फिर उसके बाद आप कॉलेज को। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं, मुझे आईटी बॉम्बे ही लेना है या मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज ही जाना है। तो उनके लिए ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं 4 साल, जब भी कॉलेज में आप रह रहे हैं 4 साल 5 साल, तो आपको अगर किसी भी ब्रांच में रह के आप मेहनत कर लेते हैं तो आई थिंक ऑल ब्रांचेस आर गुड इनफ, दे विल गिव वेरी very bright career options to you in the next 4-5 years। एंड मेन चीज जो है वो क्या डिफरेंशिएट करती है, जो ये जो टॉप कॉलेजेस हैं हमारे कंट्री के, वहाँ का एटमॉस्फेयर है मेनली, एंड इट्स नॉट अबाउट द ब्रांच एज सच, क्योंकि आप वहाँ रह के जब बहुत अलग अलग तरह के बच्चों से मिलते हैं, एंड आई थिंक देश के सारे अच्छे बच्चे इन्हीं कॉलेजेस में रहते हैं, जो टॉप के हमारे कुछ आईआईटीज हैं, बिट्स पिलानी है, या और दूसरे कुछ बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज हैं। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको बदलता है, ना कि क्या डिग्री लेके आप निकल रहे हैं। तो ये चीज है। तो अगले मुझे लगता है कि अगले
8-10 साल 15 साल में आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से. You'll have so many good options. स्किल्स बढ़ाते जाइए एंड लाइफ विल बी वेरी स्मूथ. डजेंट मैटर कि आप किस कॉलेज से हैं. और जो नए बच्चे हैं, स्पेशली जैसे 9th 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं, उनके लिए मेरा इस तरह का सजेशन रहता है कि द अर्लियर यू स्टार्ट, चांसेस आर कि आप बहुत अच्छा करेंगे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. और कहीं ना कहीं वो 2 साल जो एक्स्ट्रा मिलते हैं 9th एंड 10th में, वो बच्चों को बहुत बड़ा एज दे देते हैं. स्पेशली 10th क्लास के बाद बच्चा जब 11th में आता है तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द सिलेबस एंड द डिफिकल्टी लेवल, एंड बहुत सारे बच्चे तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो द अर्लियर दे विल स्टार्ट, आई थिंक दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, एंड उसी हिसाब से उनको रैंक एंड ये सारी चीजें मिलती हैं. सो ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मतलब क्लैरिटी बहुत ऐसे हार्ड होती है दिस स्टेज पे कि कहाँ जाए. एंड कॉलेज स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है सही चूज करना. सर आरोहन में हमारा मेन फोकस किड्स इज ऑन किड्स जो क्लासेस 9 to 12 के ही होते हैं. एंड यहाँ भी जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे होंगे आई थिंक उसी एज ग्रुप के होंगे मेजोरिटी में. तो सर मेरा आपसे फिर ये सवाल था कि ये एज ग्रुप इतना क्रूशल क्यों है, और इसमें यू सेट कि जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे, जितना हेड स्टार्ट रहेगा, उतना मतलब चांसेस आर कि यू लैंड अप. तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, इसका एक रीजन है कि अगर हम एक रफ आइडिया लगाएं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो रफली 10,000 या 15,000 आईआईटीज में अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 हजार सीट्स विल बी अवेलेबल इन बिट्स, ऑल कैंपसेस कंबाइंड. तो ले दे के हमारे पास और एनआईटीज से जो है वो है कुछ 50-60 हजार अच्छी सीट्स की. अगर मैं बात करूँ 50,000 सीट्स होंगे. लेकिन अगर आप ये देखेंगे कितने बच्चे उन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं, तो देन दैट नंबर कम्स क्लोज टू 1 मिलियन रफली. 10 लाख के आसपास बच्चे उसको लिखते हैं. हो सकता है ज्यादा भी हो जाते हो, कम भी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इतने कम सीट्स हैं और इतने ज्यादा बच्चे हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा चंक जो है वो रिजेक्ट होने वाला है यहाँ से. उनको कहीं ना कहीं सेकेंडरी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. ये टॉप कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं वो शायद उनको नहीं मिल पाएंगे इस केस में. तो जो बच्चे जल्दी स्टार्ट कर देते हैं उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मिलता है, टाइम का मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि नाउ दे विल हैव मोर टाइम फॉर स्पेंडिंग on different type of books, solving different type of problems, which will make them better prepared for these type of exams. अब ये एग्जाम्स बोर्ड की तरह से नहीं होते हैं. दीज आर ऑल वेरी लो स्कोरिंग एग्जाम्स. इट विल बी लाइक, अगर आप जे एडवांस है जैसे 40% आप कर देते हैं तो एक डिसेंट सी रैंक आ जाती है. उसके ऊपर जितना होता चला जाता है, दे विल गेट इवन मोर एंड मोर बेटर रैंक. इन दैट केस 30% आई एम अज्यूमिंग कि ठीक ठाक रैंक आ जाती है. इस साल तो और भी कम था, मतलब 30% में 40% में 1500 के आसपास की रैंक आई है. तो बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल. तो जो बच्चे जल्दी शुरू करते हैं और पेपर उनके टाइम में अगर बहुत टफ बन जाते हैं, तो अर्ली स्टार्टर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है वहां पे. सिंपल सी चीज है, किसी को 4 साल मिले इस चीज को करने के लिए, किसी के पास 2 साल है. तो जो ज्यादा कर लेता है वो आगे रहता है. इट्स वेरी सिंपल. इट हैपेंस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, whether it is football, cricket, chess, or it is any game or sports you take. Those who are prepared, and second thing is your intelligence level or skills. But somebody who is having more time, there is very high chances ki they will be better prepared, or they will perform better compared to other most of the people. अगेन सेकंड चीज है कि जिनके पास बहुत टैलेंट है, स्किल्ड है बच्चे, या बहुत शार्प बच्चे हैं, वो कवर कर लेते हैं इन चीजों को. तो उनके लिए 2 साल भी काफी होता है. बट इन जनरल अगर आप देखोगे एक बड़े सैंपल स्पेस में, तो somebody who is preparing from 9th class, they are featuring in the very top ranks. ये इस साल भी ऐसा ही है. जो बच्चे 9-10 से स्टार्ट किए हैं, they are way way ahead in terms of ranks. So 100% agree with you on everything, and I think कि sir हर mark is worth fighting for. Ranks बदलती है, your college could be different,
एनीथिंग सर जो आप अपनी जेई की जर्नी से आपको कुछ याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, मतलब मुझे तो बहुत सारी चीजें याद है अपनी जेई जर्नी में, क्योंकि मैं नॉर्मली बच्चों को बताता रहता हूँ अपनी स्टोरीज क्लासेस में कई बार। उनको देख के मुझे थोड़ा सा अपना बचपन याद आ जाता है। तो मुझे जो बहुत ज्यादा याद आता है कि आजकल जैसे कोचिंग में बच्चों की कभी पिटाई विटाई नहीं की जाती है, बट दैट वाज नॉट द केस 20 years बैक। तो मुझे एक इंसिडेंट ऐसे ही याद है कि सब लोग आगे बैठने के लिए घंटा भर पहले, 2 घंटा पहले इस तरह से आके क्लासेस में, कोचिंग में जमा हो जाते थे। तो मैं फिजिक्स सर की ही बात बता रहा हूँ कि उनकी क्लास छूटने, एक बैच चल रहा था, एंड इन कानपुर कोचिंग्स यूज्ड टू बी लाइक 800 स्टूडेंट्स or 1,000 students will attend at a time, not like present days where 40-50 students are sitting in one class. There used to be 800 to 1,000 students in a single room. बड़ा सा रूम होता था। तो अब बहुत सारे बच्चे मतलब पहले ही पहुंच गए, ऑलमोस्ट 200-300 बच्चे कोचिंग में पहले ही पहुंच गए, और दे वर ऑक्यूपाइंग द जो जो भी स्टेयरकेस थी, वहां सारी भीड़ लगा के बैठे हुए थे। तो जब वो क्लास छोड़ी गई तो देयर वाज नो प्लेस कि कहाँ से मतलब जाया जाए। तो मुझे याद है कि हम सारे खड़े हुए थे और अचानक सर आए डंडा लेके। उन्होंने जैसे क्रिकेट में मारा जाता है उसी तरह से घुमाना चालू किया, एंड सारे बच्चे जीनों सीढ़ी से नीचे गिरने लगे, और फाइनली विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पूरा स्पेस एकदम से खाली हो गया। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज मुझे याद आ जाती हैं, तो मैं बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ कभी कभी कि तुम लोग बड़े लकी हो, है ना। और स्पेशली मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं फेस से भी नहीं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को, एंड आई नो देम थ्रू जस्ट ऑनलाइन मीडियम। इससे पहले कुछ साल, 2-3 साल पहले तक बच्चे हमारे सामने बैठे रहते थे। तो बहुत सारी हैं इस तरह की स्टोरीज रहती हैं, मतलब कुछ ना कुछ हर बैच में कुछ फनी होता रहता है जो स्टोरीज याद रह जाती हैं। सर सही है, बट इतने मतलब 800 1000 बच्चे एक क्लासरूम में सर, अब लग रहा है अच्छा अब तो मतलब चेंज हो गया है काफी सीन, प्रिविलेज वाला वो। कानपुर कोचिंग्स आर स्टिल वर्किंग इन द सेम वे। आई थिंक जो कॉर्पोरेट कल्चर आया है, जैसे कुछ कोचिंग्स हैं, तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई थिंक वहां पे वही है सीन कि 50 बच्चे, बहुत ज्यादा हुए 80, किसी बैच में 100 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं बिठाते हैं मेरे ख्याल से। तो हाँ, समय तो काफी बदल गया है, हमारे टाइम में चीजें बड़ी डिफरेंट थी। और सर अभी तो मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी हम सीख पाते हैं, तो लॉकडाउन में तो काफी हाँ, हेल्पफुल था वो सब। मैं आपको अगर बताऊं तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे भी टीचिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि मुझे याद है यूट्यूब तो बहुत दिनों से है, बट हम लोग यूट्यूब को यूज करते थे गाने सुनने के लिए, या कोई ट्रेलर आया है उसके लिए यूज करते थे, एंड है ना, इस तरह से मतलब 2020 में मैंने शुरू किया है, 2020 में जब कोविड आया, उससे पहले तक मेरा जो यूट्यूब का यूज था दैट वाज फॉर वाचिंग सम एंटरटेनमेंट वीडियोस। बट अभी मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं बच्चे इसको एक ठीक ठाक रिसोर्स की तरह से लेते हैं, एंड यस दे आर गेटिंग बेनिफिट, एंड ये चीज टाइम के साथ और ज्यादा बदलने वाली है। यस सर, एंड डेफिनेटली हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा यू टेक द टाइम आउट यूट्यूब पे पोस्ट करना, तो काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है हमारे लिए। मैंने पर्सनली भी काफ़ी पढ़ा है यूट्यूब से। हाँ, हाँ। सर आप खुद मतलब रह चुके हैं इस इंडस्ट्री में इतने साल, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खुद भी इतने दिए हैं, इतने बच्चों को भी प्रिपेयर किया है इसके लिए, तो क्या फ़र्क था फ्रॉम आपके टाइम टू आवर टाइम टू अब आपको लगता है कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन सर्टेनली ये बढ़ ही रहा है ना। और वी यूज्ड टू थिंक इन अर्लियर डेज कि पेपर हमारे टफ आते हैं, बट व्हेन आई सी हियर एक्सेप्ट फ्यू इयर्स, कहने को ऑब्जेक्टिव हो गए हैं एग्जाम, बट आई डोंट सी एनी easiness in them. They are still unique paper, especially as far as J Advance is concerned. बहुत ही यूनिक तरह के पेपर्स आते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सरप्राइजेस की तरह से वो रहते हैं। और ये जो कंपटीशन है ये समय के साथ सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज ऑफ सीट्स जो है वो कम है, और एग्जाम लिखने वाले लोग ज्यादा हैं। तो और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो है, इंजीनियरिंग का एक अलग सा क्रेज है, राइट।
तो या तो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या फिर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। उसके अलावा जो बनता है वो बाय डिफॉल्ट मतलब या तो ना पढ़ने की वजह से बनता है या हालात उसको बना देते हैं, जैसे वकील बन गए या कोई और प्रोफेशन चूज कर रहे हैं। तो कोशिश ज्यादातर की यही रहती है कि वो या तो इंजीनियर बने या वो डॉक्टर बने। तो ये एक चीज है जो इस कंपटीशन को बढ़ाती ही जाएगी। एंड डॉक्टर बनने का क्रेज कुछ ज्यादा है। अभी जैसे रिसेंट स्टैट्स है नीट वगैरह को लेके, उसमें बहुत ज्यादा नंबर में मतलब बच्चे लिख रहे हैं, मोर देन जेईई। तो ये चीजें बढ़ने ही वाली हैं, कम तो नहीं होंगी। एज फार एज किसी भी फॉर्म में एग्जाम है तो आप समझिए कि उसके लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर करने ही वाले हैं। और जैसे यूपीएससी है, बहुत सारे लोग यूपीएससी ट्राई करने लगते हैं, स्पेशली 1 और 2 अटेम्प्ट अगर उनके जेई के अच्छे नहीं जाते हैं या अच्छा बहुत कोई कॉलेज नहीं मिलता है, एंड दे एंड अप इन ए वेरी नॉर्मल कॉलेज, तो दे लुक फॉर यूपीएससी। वहां पे कंपटीशन और ज्यादा है। there are like 5 lakhs people will be writing for 1000 seats, roughly एक रफ आइडिया अगर मैं आपको बताऊं। तो ये कंपटीशन कभी कम नहीं होने वाला है। इवन इन जॉब्स में आपको बताऊं कि कोई भी प्रोफेशन है या हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये कंपटीशन तो कभी कम नहीं होने वाला है, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया। ये कम नहीं हो सकता क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड इंडिया इज लैंड ऑफ टैलेंटेड पीपल। वो मेहनत करते हैं, वो चीजों को सीखते हैं, एंड तो इन सब चीजों की वजह से ये बढ़ने वाला ही है। Sir, definitely, sir. Huge population is also equal to huge potential. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि तो अब इतनी एग्जामिनेशंस के बीच में आपको क्या लगता है सर, ओलंपियाड देने के क्या फायदे होते हैं? मतलब एक बहुत ही क्लियर कट अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली जो बच्चे ओलंपियाड्स को लेके थोड़ा सा एक्सपोज होते हैं, दे आर नॉर्मली गेटिंग वेरी गुड रैंक्स इन एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई। तो कहीं ना कहीं ओलंपियाड लिखने का बहुत फायदा है। और जिन बच्चों की बात मैं कर रहा था, अर्ली स्टार्टर्स 8th क्लास 9th क्लास से जो स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनमें से ही कोई बच्चा होता है जो आगे चल के आईएनपीएचओ या फिर आईपीएचओ में अपना नाम बनाता है। तो बिल्कुल जो बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं वही लोग टॉप में रहते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रैंकिंग में, क्योंकि उन्होंने इतना समय दिया है। सी, जेई एडवांस का डिफिकल्टी लेवल एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, उसी के आसपास थोड़ा बहुत 10% अप एंड डाउन चलता है। ओलंपियाड्स आर वे डिफिकल्ट। सो जो बच्चा ओलंपियाड्स में अच्छा कर रहा है, देयर इज नो डाउट कि वो जेई एडवांस में या किसी और एग्जाम में अच्छा नहीं करेगा, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू पीसीएम। तो वो बच्चे ही ज्यादातर आगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ओलंपियाड्स का अपना महत्व है और अपना क्रेज है। यस सर, डेफिनेटली हम दिस इज हमारा भी यही थिंकिंग रहता है, हमारा यही थॉट प्रोसेस रहता है इनटू पुटिंग इवन द आरोहन एग्जामिनेशन टुगेदर। सर आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई अंडरस्टैंड कि हमारा टाइम कंस्ट्रेंट भी है। बट एक बार बिफोर वी लेट यू गो, एक बार पूछना है सर, आईआईटी मद्रास की कोई कहानी बता दो। आईआईटी मद्रास मतलब बहुत कहानियां होती है वहां भी, है ना। थोड़ा सा जो एज ए सिटी मैं कहूँगा कल्चर बहुत डिफरेंट है मद्रास का, बट वाइब्स जो हैं उस सिटी की मुझे बहुत पसंद है और मुझे पर्सनली बहुत सूट किया वो जगह। एंड आई वाज इन चेन्नई फॉर 11 ईयर्स। मैं डबल डिग्री में था तो 5 साल में कॉलेज में था, एंड फॉर 6 ईयर्स आई वाज विद फिटजी चेन्नई। तो मेरी काफी मतलब यादगार जगह है चेन्नई। एंड कैंपस की अगर मैं बात करूं तो कैंपस लाइफ मोर लेस सभी जगह सेम ही होती है। और जैसे मेरा कजिन आईआईटी कानपुर में थे तो मैंने वहाँ की कैंपस लाइफ भी देखी। जब मैं आ जाता था छुट्टियों में तो मैं उनसे मिलने चला जाता था, फिर मैं उधर ही रुक जाता था कुछ कुछ टाइम के लिए। और बाकी आईआईटीज में भी मैं कई में गया हूँ। आईआईटी बॉम्बे भी मैंने जाके देखा अपने दोस्तों के साथ, तो उधर का भी मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कैंपस लाइफ है वो मोरलेस सिमिलर रहती है। और कुछ यूनिकनेस भी होती है। जैसे आईआईटी मद्रास का अगर मैं बताऊं तो
कैंपस बड़ा ब्यूटीफुल सा है. इट्स पार्ट ऑफ ए नेशनल पार्क, जंगल है, एंड यू विल सी लॉट ऑफ डियर्स रोमिंग अराउंड, ब्लैक बग्स, एंड आप कहीं होंगे वो आपके पास से निकल जाएंगे. दे आर नॉट एग्रेसिव, सम ऑफ देम आर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा ही एक यूनिक सा फीलिंग होता है. तो दैट वाज वेरी यूनिक इन आईआईटी मद्रास कंपेयर टू ऑल अदर आईआईटीज. तो हाँ, बाकी तो मुझे लगता है सेम ही चीज रहती है. सबके पास एक साइकिल रहती है ना. फर्स्ट ईयर में वो लोग खरीदते हैं, तो सुबह 8 बजे सब लोग भागते हुए मतलब अपना साइकिल उठा के निकलते हैं कैंपस से क्लासेस के लिए, हॉस्टल से. और फिर लंच में सारे के सारे वापस आते हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में लंच करके वापस मशीन की तरह से फिर 4, साढ़े 4, 5 बजे वो लौट के आते हैं. तो यही सब लाइफ थी. और दूसरी जो चीज बहुत बढ़िया थी वो थी एक मतलब वो कैंपसेस जो हैं इन कॉलेजेस के, वो रात भर जगे रहते हैं. वो मतलब दे आर अलाइव कैंपसेस. मतलब बच्चे रात में भी आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, बातें करते हुए मिल जाएंगे, पढ़ते हुए मिल जाएंगे. और दूसरी चीज जो थी, पढ़ाई बड़ी अलग टाइप की होती है वहां पे. और सबके सब लोग एंड सेमेस्टर से 1 या 2 दिन पहले ही स्टार्ट करते हैं. तो ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहां पे. और आई थिंक ये सब जगह ही ऐसा है. अगर 500 स्टूडेंट्स आए हैं तो उसमें आई थिंक 50 लोग होंगे जो पूरे सेमेस्टर पढ़ते हैं. बाकी 450 लोग जो होते हैं वो दे आर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर, एंड जो कैंपस के जो अलग चीजें हैं जो एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है, वो लोग उसमें बिजी रहते हैं और लास्ट मिनट फाइट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं गेमिंग बड़ा करता था कैंपस में, है ना. तो उसमें काफी समय जाता था. दूसरा फिर अपने सीनियर्स के साथ उनकी जैसे पार्टीज वगैरह चल रही होती थी, तो हम लोग थोड़े बेशरम से थे. तो हम लोग हॉस्टल के टेरेस पे पहुंच जाते थे कि मालूम तक कुछ खाने को और पीने को दोनों मिलने वाला है. तो ये सब चीजें थी कैंपस की. एकदम अच्छा लगा सुन के. अम, अभी तो यही एक कैंपस लाइफ का एक्सपीरियंस हम भी देना चाहते हैं बच्चों को आरोहण के, उससे तो उनको भी मोटिवेशन रहेगा कि मतलब और मेहनत कर लो, ट्राई कर लो, एंड एक एक्सपीरियंस एकदम वर्थ इट होता है एक बार का. मैं एक बार क्विकली दिखा भी देती हूँ कि इन केस आपको अगर आरोहण के लिए रजिस्टर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. यू कैन, आप इंडिविजुअली भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप स्कूल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं. इंडिविजुअली करना है तो हमारी एक वेबसाइट है जो आपके लिंक में है नीचे, एंड इट्स वेरी सिंपल. सो यू कैन जस्ट गो एंड आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्लिक ऑन रजिस्टर एज अ स्टूडेंट, नाम डाल दो, बेसिक एकदम डिटेल्स है, आप एक बार फिल आउट कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपको एक 150 रुपीज भरना पड़ेगा. दिस इज द फी ऑफ द एग्जामिनेशन. एंड एकदम सिंपल सा क्लियर 4 स्टेप प्रोसेस है. एक बार हो जाएगा तो फिर आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होंगे, और ऐसे ही बहुत सारे टॉक्स का एक्सेस भी आपको आ जाएगा. एंड एग्जामिनेशन इन इटसेल्फ आई थिंक लिखने में आपको बड़ा मजा आएगा. रजत, डेट्स भी बतानी है आपको, क्या है हाँ डेट्स? सर, एक सेकंड मैं डेट्स भी दिखा देती हूँ. तो तो हाँ सर, तो ये हमारी टाइमलाइन है. हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड प्लीज जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए. हमारे पास वी हैव, मतलब हमने 2 डेट्स पे रखा है राउंड 1 का एग्जामिनेशन, गिवन कि कुछ कुछ स्कूल्स में कभी कभी कोई यूनिट टेस्ट या एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं उस टाइम पे. तो आप या तो 5 नवंबर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, 13 नवंबर के लिए. फिर अराउंड 15 जनवरी तक हम एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, एंड हम जितने भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं, लास्ट टाइम वी हैड 40 स्टूडेंट्स हु केम टू आवर कैंपस. एंड एक बार आंसर की रिलीज हो जाए, रिजल्ट रिलीज हो जाए, फिर जब राउंड 2 एपीजी हमारा होता है अप्रैल मई के आसपास. एंड इवन व्हेन यू कम हियर, आपके रजिस्ट्रेशन रहने वहने का हम पूरा वी मेक श्योर कि आपके लिए फैसिलिटीज सब तैयार है. एंड 2-3 दिन का इवेंट रहता है. आपके साथ आपके गार्डियन को भी आने को मिलता है. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आपके लिए, फन फन, एंड अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है. सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली डू रजिस्टर.
ये हमारी वेबसाइट डिटेल्स है, आप यू कैन ऑल्सो चेक आउट हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस एंड सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत ही मज़ा आया सही में। सेम ईयर, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, जब बच्चे मिलते हैं तो आई फील कि है ना, समय में मैं वापस चला गया हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे यहाँ भी इस तरह के टेक फेस्ट एंड कल्चरल फेस्ट होते हैं, सारंग एंड शास्त्रा, तो उसमें हम लोग भी वॉलंटियर एंड ना कोऑर्डिनेटर्स बना करते थे, तो बड़ा ही मजा आता था उसका। तो वो सब चीजें मेरे सामने वापस से एक फ्लैश की तरह से आती हैं। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और अच्छा लगा आप सब लोगों को जान के, बात करके। तो लेट्स होप कि आगे भी और बच्चे इस तरह से आते रहेंगे, और इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशंस को उनको घूमने का मौका पहले से ही मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे बच्चों को और मोटिवेशन आएगा इन चीजों के लिए, इनके पीछे जाने के लिए। थैंक यू सर। भैया